दहेज में भंडारा। अपने गीले बालों को समेटती हुई निशा बाथरूम से बाहर निकलती है। गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखते हुए निशा लिपस्टिक लगाने लगती है। नहीं भी तो ये 25वीं लिपस्टिक होगी जो मैंने ब्राउन कलर की ली है। ऑफिस में सब क्या सोचते होंगे कि इस लड़की के पास लिप कलर का वेरिएशन भी नहीं है। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ करण, तो फिर ये तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक लगाना तो बहुत छोटी बात है। निशा खुद में मुस्कुराती हुई लिपस्टिक लगा रही थी, तभी उसके फोन पर करण का फोन आता है। बेबी, उठ गई आप? 10 बजे हमने मिलने का प्लान किया था, 9:30 बज रहे हैं अभी, और तुम उठने की बात कर रहे हो। इतनी देर कैसे सो सकती हूँ जब हमारा प्लान पहले ही फिक्स हो चुका है तो। अरे क्यों नहीं सो सकती, तुम तो मेरी राजकुमारी हो। जब तुम्हारा मन करे तब तुम आओ। मैं तुम्हारा मुलाजिम तुम्हारे इंतजार में पल के बिछाए सदियों तक बैठने को तैयार हूँ। पर तुम्हें इंतजार करवाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एक्चुअली तुम्हें क्या, किसी को भी इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं है। जो काम करो वक्त पर करो, वरना मत करो चलो फोन रखो, रेडी हो गई हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। और अपना पर्स उठाए निशा करण से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अरे बेटा, एक रविवार का दिन मिलता है तुझे, उस दिन तो आराम कर लिया कर। अब किसकी भलाई करने निकल पड़ी? करण से मिलने जा रही हूँ मम्मा। अच्छा तो जरा चाय बिस्किट तो खा कर जा। साथ में बाहर जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे ना मम्मी, तुम भी ना। चलो बाय, लव यू। निशा 28 साल की हो गई थी और पिछले 6 सालों से जॉब कर रही थी। पढ़ाई में तेज निशा उम्र के बहुत ही सही वक्त पर सेटल हो गई थी और उसी बीच उसकी लाइफ में आ गया करण। इतने बिजी शेड्यूल के बाद तुम्हें देखना मुझे गजब का सुकून देता है निशा, वरना दिन भर ऑफिस में वही डिप्लोमेसी और घर पर पापा मम्मी के बीच का कलेश। तुम्हें ना इंजीनियर नहीं, बातें बनाने वाला होना चाहिए था। अब इन मीठी मीठी बातों से मेरा पेट भर दोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? बहुत भूख लग रही है मुझे। निशा की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। शाम को निशा अपने घर लौटती है। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना। चेहरे की रंगत चली गई है, इतने दाग धब्बे। इसमें तो बुद्धि नहीं है गीतांजलि, पर तुझे तो इसे समझाना चाहिए था। कितने दिनों बाद मिले हैं हम बुआ, और आप ये क्या सब लेकर बैठ गई? आपको चाउमीन बहुत पसंद है ना? मैं अब भी आपके लिए चाउमीन बनाती हूँ। निशा फौरन किचन में जाती है और अपनी बुआ का मूड बनाने के लिए चाउमीन और मंचूरियन तैयार कर लाती है। स्वाद तो है बेटा तेरे हाथ में, जिस घर में भी जाएगी उस घर को सुखी कर देगी तू। किसी घर में क्यों भेजना है मेरी बेटी को? मेरी बेटी मेरे पास ही अच्छी है। 28 की हो गई है, बच्ची नहीं है। अब शादी ब्याह करने की सोच अपनी बेटी की। अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बोल दे, मैं देख लूंगी रिश्ते। तेरी बेटी है निशा तो मेरी भतीजी भी तो है। किरण की बात सुनकर अगली सुबह गीतांजलि सबसे पहले निशा के कमरे में जाती है। अरे निशा, उठ भी जा, अब तक सो रही है तू? यहाँ तेरी बुआ तेरे लिए लड़के देखने के पीछे तुल गई है। लगता है इस बार भी तुम्हारा रिश्ता लगा कर ही जाएगी। तू बात कर ले करण से, जितनी जल्दी वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए उतना अच्छा है, वरना तेरे पापा को कोई लड़का पसंद आ गया ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी शादी तो करण से ही होगी मम्मी, तो मैं क्यों हड़बड़ाऊं? इसीलिए तो आराम से सो रही हूँ। बस एक बार फोन करने की देरी है, अगले पल अपने परिवार के साथ करण अपने पापा के कदमों में होगा। सो डोंट वरी। आपको भरोसा नहीं है क्या अपनी बेटी की चॉइस पर? है बेटा, पर तेरे पापा से कब तक इस चीज को छुपा सकूंगी मैं? कहीं उन्हें शक हो जाए तो फिर इससे अच्छा है ना कि जल्दी से अब शादी की बात ही छेड़ दे उनके सामने। आज निशा ऑफिस के लिए आधे घंटे पहले ही निकल जाती है और करण को एक पार्क में बुलाती है। शादी? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी ना है निशा, सोचने के लिए वक्त चाहिए मुझे। क्या? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पिछले 4 सालों से क्या सोच रहे थे तुम? अरे मेरा मतलब है हम दोनों की कुंडली में कम से कम 34-35 गुण मिले, इस तरह का छेड़छाड़ भी तो करनी पड़ेगी ना तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में, तभी तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। देखो तुम्हें वहां थोड़े ड्रामा करने होंगे, या मुझे करने होंगे। अगर लव मैरिज करनी है तो किसी को दुखी करके क्यों करना भाई? हो, मैं तो घबरा गई थी। निशा मुस्कुराती हुई करण की आंखों में देख रही थी, तभी उसके फोन पर उसकी बुआ का फोन आता है। आज दोपहर को ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा घर आ जाना बेटा, तुझे देखने के लिए लड़के वालों को बुलाया मैंने। लड़का नहीं आ रहा, फिलहाल उसकी भाभी और भैया आएंगे, पर तू तो घर पर होनी चाहिए। जी बुआ।
और किरण तो हाथ धोकर निशा को विदा करने के पीछे पड़ जाती है। अरे वाह, 50,000 प्लस की सैलरी है तुम्हारी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद आराम से काम करना तुम, मेरे भाई पर प्रेशर कम रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम मुझे बुटीक खोलने के लिए कहते हो, ताकि तुम्हारा भी प्रेशर थोड़ा कम हो सके। देख लो निशा, इन लड़कों की बात में मत आना। आजकल लड़के पूरी तरह बदल चुके हैं। ये घर पर रहकर आराम करना चाहते हैं और पत्नियों से काम करवाना चाहते हैं। ये कहाँ फंस गई मैं। जल्दी अपने घर वालों से बात करो करण, वरना ये लोग तो मुझे सीधा डोली में ही बिठा देंगे। इस बात को पूरे 15 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक करण की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, जिसके कारण गीतांजलि बड़ी परेशान थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाभी, कहीं निशा के पापा के सामने करण और निशा के रिश्ते की बात आ गई ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो ये कभी करण से इसका रिश्ता होने ही नहीं देंगे। अपनी जेठानी से गीतांजलि फोन पर बात कर रही थी, तभी महेश रसोई में आता है। ये करण कौन है? ये आ गए भाभी, मैं फोन रखती हूँ। तो मेरे पीठ पीछे ये हो रहा है। अच्छा, इसीलिए निशा को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके मन में तो पहले से करण बैठा हुआ है। कौन ये करण? बोलो उसे अपने परिवार के साथ सीधा यहाँ आए। प्यार कहीं शादी कहीं, ये मेरे संस्कार नहीं हो सकते। गीतांजलि की टेंशन बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। वो मुस्कुराती हुई सीधा निशा के पास जाती है और निशा भी उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, करण की फैमिली तो उसके हिसाब से काम करती है मम्मी। वो तो रेडी थे, पर वो बीच में क्या हुआ कि करण गांव में किसी का देहांत हो गया था ना, तो वहां चले गए थे। तो सभी कल आ रहे हैं रिश्ता लेकर। अब तो तुम अपनी बेटी को विदा करने की सोचो। और अपने वादे के मुताबिक करण अपने परिवार को लेकर निशा के घर पहुंच जाता है। जैसे करण ने मुझे निशा बेटी के बारे में बताया, मुझसे तो रुका नहीं गया भाई। मेरा बेटा मेरे लिए बेटी लेकर आ रहा है। जिंदगी में सब कुछ दिया भगवान ने मुझे, सिवाय एक बच्चे के, तो वो करण ले आया। अब क्या ही मांगू मैं भगवान से। पर मुझे एक शिकायत है तुमसे बेटा। करण तो शुरू से ही नालायक है, पर तुम तो सयानी बच्ची हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों अपने से दूर रखा मुझे? हम दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कितनी ये प्रॉब्लम होती थी मुझे साड़ियां खरीदने में, अंदाजा भी है तुम्हें? देख ले महेश, मेरे प्यार कितने शुभ है। यहाँ मेरे आते ही तेरी बेटी की डोली उठने की तैयारी हो गई। 15 दिनों के बाद सगाई और 6 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। हेलो निशा, वो मैं क्या कह रहा था, एक बार तुम मुझे 50,000 रुपये पेटीएम कर सकती हो क्या? मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हाँ करण, 50,000 क्या, तुम 1 लाख ले लो। पर अचानक सब कुछ ठीक तो है ना? अरे वो तुम जानती हो ना हमारा कल्चर, हमारे में तो तिलक लिया जाता है ना। तो पापा ने मम्मी ने कुछ बचा कर रखा था, उन्हें लगा था लड़की आएगी 40-50 लाख लेकर ही आएगी, उसी से शादी भी निपट जाएगी और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। पर यहाँ मैंने कर ली लव मैरिज। अगर कोई मोटी एफडी होती तो उसे तोड़ देता मैं, पर तुम तो जानती हो हमारा रहन सहन, बचाते कम है, उड़ाने में ज्यादा मानते हैं। अपनी जॉब की जो सेविंग है वही सब मिलाकर शादी की तैयारी करनी पड़ रही है मुझे। तुम्हारे लिए लहंगा लेने का सोच रहा था मैं सगाई के लिए, तो उसमें थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गई है। हाँ दो तुम, कसम से हाँ दो तुम करण। ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है पैसों की। शादी का खर्चा 50-50 कर लेते ना, सब तुम ही खर्च कर लोगी क्या? एक काम करो, अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आओ, इसी बहाने इस बारे में बात भी हो जाएगी। सही रहेगा ना? निशा करण की फैमिली की हेल्प करने के लिए अपने पापा से कहती है। बैकग्राउंड ठीक तो नहीं लग रहा बेटा मुझे। लड़की का सिर्फ शादी का खर्चा नहीं निकाल पाना अभी से, फिर क्या होगा आगे? पापा ये सोचिए कि इतने सब के बाद भी अंकल जी ने साफ साफ दहेज के लिए मना कर दिया। वो चाहते तो आपसे मुंह खोलकर कुछ मांग सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, 4 कपड़ों में अपनी बेटी को हमारे घर भेज दीजिएगा। तो शादी का खर्चा तो हम बांट ही सकते हैं ना? आधा क्यों बेटा, मैं तो पूरा खर्चा देने को तैयार हूं, पर अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरा सब कुछ तेरा ही होना है। निशा अपने परिवार के साथ करण के घर पहुंच जाती है। अरे समझे जी आप अचानक? मुझे तो लगा ये मेरा भी घर है, सो किसी भी वक्त आ सकता हूँ, इसीलिए बिना बताया आ गया। जाऊं क्या वापस? आपको देखकर लग रहा है आप कहीं निकलने वाले थे। अरे नहीं समझी जी, आप लोगों की खातिरदारी से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है क्या? ये तो बस अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने जा रहे थे। अब निशा बेटा आएगी,
घर में गाड़ी वगैरह का इंतजाम तो होना चाहिए, और रेनोवेशन भी करवाना है तो हाथ में कैश तो चाहिए ना। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया था भाई साहब। देखिए, आपके आगे पीछे घूम फिर कर आपका इकलौता बेटा ही है और मेरे पास है मेरी एक बेटी। तो अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं तो बैठा ही हूँ, अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेज दूंगा। तो गाड़ी घोड़े की फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं अपनी निशा को दूंगा ही। रसोई के सामान से लेकर पर्सनल सामान तक, लिविंग रूम के सोफे से लेकर गाड़ी तक सब दूंगा मैं निशा को। नहीं पापा जी, मैं आपसे कैसे कुछ ले सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी निशा मेरी हो जाए, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम है, बस बात यह है कि हम कैश ज्यादा हाथ में नहीं रखते, मार्केट में यहाँ वहां इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब जब मार्केट से पैसे लेने गए तो सभी लोगों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी और हम फंस गए, वरना वैसी कोई बात नहीं है। करण की बात सुनकर महेश के मन को ठंडक मिलती है। भले जरा तकलीफ हो रही है बेटा, पर मुझे विश्वास हो गया है कि तूने अपने लिए बेस्ट लड़का चुना है। धीरे धीरे दोनों तरफ तैयारियां शुरू हो जाती है। सगाई की पूरी तैयारी लड़के वाले करते हैं, क्योंकि सगाई में गिनकर 20 लोग आने वाले थे। बड़ा मन था मेरा अपने बेटे की सगाई A1 करूंगी, सो कर डाला। हमारे सारे रिलेटिव तो फॉरेन में रहते हैं तो पहुंचे नहीं, पर शादी में सब जरूर आएंगे। वैसे सगाई में आपको अपनी तरफ से लोग बुलाने चाहिए थे। वो क्या है ना बहन जी, बेटे की सगाई में आप सामने से तैयारी कर रहे थे, ऐसे में हम कैसे ज्यादा लोगों को ला सकते थे, इसीलिए बिल्कुल करीबी 1-2 लोगों को लाए। शादी में बुलाएंगे सभी को। चलिए ये भी ठीक है, सगाई की तैयारी हमने कर दी है, अब शादी की आप कर दीजिएगा। वो क्या है ना, घूम फिर कर हमारा एक ही बेटा है, अब ये बेचारा अपना काम संभालेगा या शादी की तैयारी करवाएगा। 800,000 लोग आएंगे हमारी तरफ से भाभी जी, खातिरदारी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं ले रहे हम आपसे, पर कम से कम खातिर तो हमारे लेवल की होनी चाहिए। और सगाई होते ही लड़के वालों के तेवर बदलने लगते हैं। एक रोज अपनी बाइक लेकर करण निशा को पार्लर लेने के लिए आता है। इतनी जल्दी क्यों आ गए, थोड़ी देर और कर लेते। ऐसे ही मौसम इतना खराब है, बारिश शुरू हो जाएगी, भीगते हुए लेकर जाओगे क्या मुझे पार्लर? तो मेरी होने वाली बीवी मुझे एक गाड़ी नहीं दिला सकती क्या? ड्राइवर बनकर तुम्हें आकर रिसीव ही करता रहूंगा और ड्रॉप करता रहूंगा। निशा करण को दिल से चाहती थी तो गाड़ी कैसे ना देती। अगली सुबह ही निशा करण के साथ शोरूम पहुंच जाती है। क्या तू शोरूम में है बेटा, पर गाड़ी के पैसे कहाँ से लाएगी? मेरे पास सेविंग है मम्मी, और करण भी ये बात जानता है। अब एक चीज मांग ली उसने, मना तो नहीं कर सकती ना। कुछ दिन पहले ही निशा ने करण को आईफोन दिलाने के लिए अपने सोने की चेन बेच दी थी, और अब ये गाड़ी के लिए लोन। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुद से बात करती हुई गीतांजलि जैसे ही अपने कमरे से बाहर पहुंचती है, हॉल में अपने होने वाले समधन और समधी को पाती है। क्या बहन जी, घर का तो ख्याल ही नहीं रखते आप लोग। वहां निशा आने वाली है तो हम घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, और आपके घर पे तो दामाद आएगा ना। शादी के बाद हमारे जो फॉरेन वाले रिलेटिव्स आएंगे, उन्होंने अगर आपके ऐसे घर को देख लिया तो बहुत बदनामी होगी हमारी। कुछ पैसे लगाइए अपने घर पर, और 2-3 गेस्ट रूम जरूर तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि अब तो आना जाना लगा रहेगा। जैसे जैसे शादी की तारीख सामने आती जा रही थी, करण के साथ साथ उसके माँ बाप की भी मांगे बढ़ती जा रही थी। 35 लाख कैश? मुझे पता है बहुत कम है, इकलौती बेटी की शादी में आजकल लोग 1-1 करोड़ रुपया लगा देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से इतना दे दीजिए, बाकी मैं अपनी ओर से लगा दूंगा। आपके भी घर में आप अकेले हैं, कैसे सब कुछ करेंगे? मेरा एक जान पहचान वाला इवेंट मैनेजर है, वो सब कुछ देख लेगा। आप बस मेहमानों की तरह शादी में पहुंच जाइएगा। जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए, बताता हूँ। महेश हैरान था। जो लड़के वाले शुरुआत में शादी का पूरा खर्चा उठाने की बात कर रहे थे, अब वो महेश से शादी के एक्सपेंस के नाम पर 45 लाख रुपए मांग रहे थे। तेरी और करण की बातें सुनकर ही मैं समझ गई थी कि करण गेम खेल रहा है बेटा। भले तू मुझे बताती नहीं, पर पिछले 2 सालों से तू उससे शादी को बोल रही थी, पर उसने हामी तो नहीं भरी थी। अरे वो भी अच्छा खासा कमाता है, 1-1 रुपया तुझसे मांग रहा है। पहले तो उसके पास 3 फ्लैट थे, गाड़ी बंगला सब था, और जैसे ही पैसे लगाने की बात आई तो भिखारी बनकर बैठ गया। वो तुझे लूट रहा है बेटा। मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। गीतांजलि ये कह रही थी, तभी निशा का फोन बजता है। ये क्या है निशा? अभी पापा से तुम्हारे पापा की बात हो रही थी, सुना मैंने।
बस 45 लाख रुपए की बात थी, वो हाँ नहीं कर सकते थे क्या? और कौन सा पैसे पापा खा जाते हैं? तुम्हारे पापा की अरेंज की हुई सगाई की तरह कोई 20 लोग नहीं आएंगे हमारी शादी में। भंडारी की तरह भीड़ होगी। एक तो एक पैसे का दहेज नहीं ले रहा हूं मैं। शादी के अरेंजमेंट की बात तुम्ही ने की थी ना? मुझे पता है पापा जी हमारी फिक्र में ये सब कह रहे हैं, पर हमने रिसोर्ट ऑलरेडी बुक करवा लिया। तुम फिक्र मत करो, शादी की अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब शादी में तुम 1000 लोगों को बुलाओ या 5000, किसी के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। शादी की तारीख पर सजा धजा लड़के का पूरा परिवार बारातियों के साथ सुनीता विलास के गार्डन में पहुंचता है। ये क्या है दीदी, यहाँ तो इतनी सारी दुल्हन है। अरे मामा जी, लेविश शादी की बात की थी ना हमने निशा के घर वालों से, तो उन्होंने दूल्हा दुल्हन का ड्रेस कोड रख दिया होगा सारे आने वाले गेस्ट के लिए। नहीं बेटा, ये तो कोई समूह विवाह है, 101 जोड़ों की शादी। ये कहाँ बुला लिया हमें निशा के घर वालों ने? ये रिसोर्ट बुक किया है क्या उन्होंने? तभी एक ओर से निशा बाहर निकल कर आती है। आप सबको भंडारी की तरह बारातियों को खाना खिलाना था ना, तो इस सामूहिक विवाह के बाद जो भंडारा होगा वहां पर अच्छी तरह से खाकर जाइएगा। खास करके तुम करण, मेरे प्यार के नाम पर दहेज का जो भंडारा लगाया है ना तुमने, उसका जरा स्वाद सोचा तुम्हें भी चखा दो। करण के साथ आए हुए उसके परिवार वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारकर निशा वहां से चली जाती है और दहेज न देने के खिलाफ एक मिसाल कायम कर देती है। आंटी जी ठीक कह रही है मम्मी जी, मैं टेस्ट करती हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे को भी प्याज पसंद हो। प्याज के पकोड़े के ऊपर की कवरिंग हटा हटा कर कनिका अंदर से प्याज खाती है। प्याज का स्वाद ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आंटी जी, पर वही बात है ना, फ्राइड प्याज है, ज्यादा तेल मुझसे खाया नहीं जा रहा। अब से ना कच्चे प्याज खाकर देखूंगी। अरे अरे, कच्चे प्याज क्यों बेटा, प्याज का पराठा बनवा ले। खाना बनाने वाली भी रखी है इसके लिए, हो सकता है वो तरह तरह के व्यंजन बनाए तो कुछ खाने का जी करे इसका, पर इसका तो जी गेहूं की रोटी खाने का भी नहीं कर रहा। अब प्याज का मसाला गेहूं के पराठे के अंदर ही तो जाएगा। पराठा ही नहीं खाना चाहती तो प्याज तो कच्चे ही खाने पड़ेंगे। बाप रे, ये बच्चा ना तुझे बड़ा सता रहा है। चल शोभा, मैं चलती हूँ। वैसे प्याज और आलू टमाटर डालकर चाट भी बन सकती है बेटा, उसमें तेल भी नहीं रहता। जरा सी मूंगफली और उबले चने और धनिया पत्ता डाल देना, स्वाद भी आ जाएगा और पेट भी भरा भरा लगेगा। ऐसे ही आजकल प्याज तो फ्री में मिल रहे हैं। सरकार फ्री में प्याज बंटवा रही है, तभी मैं सोचूं तू मेरे घर पकौड़े कैसे लेकर आ गई। अरे नहीं शोभा, वो क्या है ना, मेरी बहू ऑनलाइन ही राशन मंगवा लेती है। आजकल ऑनलाइन कुछ भी मंगवाने पर 5 रुपए में प्याज मिल रहे हैं, तो मैंने मंगा कर रख लिया। भाई कुछ भी बनता है तो उसमें प्याज इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस फिर रसोई के लिए कुछ राशन कनिका भी ऑर्डर कर लेती है, पर 5 रुपए में 1 किलो प्याज उसके घर तक पहुंच जाता है। रोटी तो ऐसे ही मुझसे खाई नहीं जाएगी, कुछ नहीं तो सब्जी से प्याज निकाल कर ही खा लूंगी। आलू प्याज की सब्जी और पराठे तैयार करके कनिका सभी को पसती है। इतने दिनों बाद किचन का काम फिर से शुरू किया है तुमने, तुम थक गई होगी। खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना कनिका। हाँ बेटा, इन दिनों जितना आराम करो उतना अच्छा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी आराम से पराठा और सब्जी खा रहे थे, पर हमारी प्यारी कनिका तो सब्जी में से सिर्फ प्याज निकाल निकाल कर खाती है। फिर रसोई साफ करने किचन में चली जाती है। तू एक बार इसे डॉक्टर को दिखा ले बेटा। दोपहर में बहू ने सिर्फ कढ़ी खाई और अब सिर्फ प्याज। ऐसे तो माँ के शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। बच्चे को ताकत चाहिए तो कहाँ से लेगा वो? माँ के शरीर से ही ना। एक बार डिलीवरी हो गई उसके बाद हड्डियों में दर्द रहने लगेगा बहू के। घर की बहू की पहली डिलीवरी, और उसमें इतने मूड स्विंग्स के पूरा घर परेशान हो चुका था। कनिका को कुछ भी खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। अपनी बहू की फिक्र करते हुए अगली सुबह शुभा पोहे तैयार करके सभी के लिए टेबल पर लगाती है। पोहे बनाए बहू, मूंगफली के दाने डालकर, अनार के दाने, सेब सब इसमें डाला है। खा कर देख, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। अरे मम्मी, हरी चटनी का है? तुम्हारी बहू हरी चटनी के बिना पोहे नहीं खाती, पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे इस बार हरी चटनी में कांदा डालकर बनाया है। बहू को आजकल प्याज बड़े पसंद आ रहे हैं ना। चटनी में प्याज था और पोहे में भी, इसीलिए पूरी तरह तो नहीं पर थोड़ा बहुत नाश्ता कनिका कर लेती है। एक काम करती हूँ बहू, तेरे लिए बेसन के पकौड़े तैयार कर देती हूँ और साथ में सलाद भी। कुछ देर बाद शुभा कनिका के लिए सलाद और बेसन के पकौड़े लेकर उसके कमरे में पहुंचती है। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही है मम्मी जी, रहने दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है आप सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं।
पहले इतने सारे टेस्ट हुए और फिर अब मेरे मुंह का टेस्ट ही चला गया। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही है बहू? तेरे लिए खाना बना दिया तो मेरी मेहनत बढ़ गई क्या है? ये भी कोई बात हुई भला? अगर कोई मेरी बेटी होती और वो पेट से होती तो क्या मैं उसके लिए मेहनत नहीं करती? ये तो माओ का दुलार होता है बेटा। अब विमला को ही देख ले, उसकी भी तो बेटी आई हुई है। अपनी बेटी के पीछे वो खुद प्याज खाने नहीं लग गई। तू सलाद खा ले, प्याज पसंद है ना तुझे? सोचा था प्याज के पराठे बना दूंगी, पर गेहूं खाते ही तुझे उल्टी होने लगती है, इसलिए नहीं बनाया। कल तुझे कढ़ी अच्छी लगी थी तो सोचा बेसन के पकौड़े बना लेती हूँ। एक बार पेट जरा भरा लगेगा ना तो तुझे भी अच्छा लगेगा। कल कढ़ी में पकौड़े डाले हुए थे ना मम्मी जी, तो उसमें तेल नहीं था, पर इसमें ना तेल तेल सा लग रहा है। सिर्फ पकौड़ी है ना। मैं ऑनलाइन देखती हूँ, अगर कुछ समझ में आए तो। तो एक काम कर, अपनी माँ को फोन लगा और अपने मायके से अपने भाई या अपने पापा को यहाँ बुला ले। प्रियांशु घर पर नहीं है, अकेले मैं तुझे भेजूंगी नहीं। हो सकता है वहाँ अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर तुझे अच्छा लगे। मुझे तो बेटा तेरी सेहत से मतलब है। आई एम सॉरी मम्मी जी, शायद ही किसी के साथ इतनी कोऑपरेटिव होगी जितनी आप है। इतनी अच्छी हैं आप, उसके बाद भी मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ। क्यों बच्चे, अपनी दादी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो आप? पगली। शोभा अपनी समधन के घर फोन करती है और कनिका को मायके भेजने की तैयारी कर लेती है। अब फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं, मम्मी, पापा, गीतांजलि, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बहू का ख्याल रखने की। बिल्कुल बेटा, उस घर पर ही पली बड़ी है कनिका, खातिर में कमी तो तुम लोग छोड़ोगे नहीं। पर इस हालत में ना बहू को भेजने का मेरा मन नहीं हो रहा। बहू मैं क्या कह रही थी, मैं भी चलूं क्या तेरे साथ? संध्या को कह दूंगी, दोनों बाप बेटों का खाना पीना वो देख लेगी। हाँ मम्मी जी, ये सही रहेगा। आपके बिना वहाँ मेरा भी मन नहीं लगेगा। शोभा अपनी बहू के साथ उसके मायके पहुंचती है, जहाँ सबसे पहले डिस्कशन कनिका के डाइट की होती है। धन्य है समधन जी आप, जो आपने इतना कुछ किया अपनी बहू के लिए। मुझे याद है जब ये मेरे पेट में थी ना, तब मुझे बहुत भूख लगती थी, पर मेरी सास मुझे गिनकर 2 रोटियां देती थी। तीसरी अगर मैं मांग लूं तो घर पर बवाल हो जाता था। और सब्जी क्या, सिर्फ पानी मिलता था, क्योंकि आलू तो माँ जी अपनी कटोरी में डलवा लेती थी। अब मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है कि कनिका को आपके रहते कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पर हो रही है ना मम्मी जी, मेरा मतलब है आंटी जी के 10 तरह के डिशेस बनाने के बाद भी दीदी कुछ खा तो नहीं रही। ऐसे तो बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा ही ना। मंदिर वाले बाबा जी है ना, जिनको दिखाकर आपने मेरी नजर उतरवाई थी, उनसे पूछी ना, हो सकता है दीदी को किसी को नजर लगी हो। हाँ मम्मी, उनसे बात करो ना, वो बाबा जी बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं और काफी पढ़े लिखे भी है आंटी जी। कनिका और जीजू के रिश्ते की हामी भी उन्होंने ही भरी थी, और देख लीजिए कितना अच्छा ससुराल मिला है दीदी को। इस बात को सुनकर शोभा का भी विश्वास बाबा जी पर बढ़ जाता है और गीतांजलि बाबा जी को घर आने का न्योता देती है। ठीक है बेटा, पर मेरे लिए खाने का प्रबंध अच्छे से करना। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए बाबा जी, बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना बनाऊंगी। रात को ही मैं रसोई साफ कर लूंगी। पर मैंने तो कहा ही नहीं कि बिना प्याज के खाना बनाना। हाँ, गेहूं के आटे का इस्तेमाल ना हो। कल मेरा मन बेसन प्याज के पराठे खाने का कर रहा है बेटा, वो बना पाओ तो मेरा आना संभव होगा, वरना नहीं। वो बाबा जी जो ज्यादातर फलाहार करते थे, आज बेसन प्याज के पराठे की बात कर रहे थे, वो भी बिना गेहूं के आटे की। पर अब बाबा जी ने कह दिया था तो गीतांजलि को करना ही था। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। गीतांजलि दरवाजा खोलती है। जीजा जी, अंकल जी, आप दोनों यहाँ? हाँ भाभी, मोनिका को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा हम भी यहीं आ जाते हैं। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है जीतू, कल सुबह होते ही सारी टेंशन छू मंतर हो जाएगी। बाबा जी आ रहे हैं। हाँ बेटा, बताया शोभा ने, भगवान करे उनकी बात लग जाए और मेरी बहू ठीक से खाने लगे। गीतांजलि अच्छी तरह सफाई करती है और अपनी सास के साथ नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। लगता है बाबा जी अंतर्यामी है मम्मी जी, पता नहीं उन्हें कैसे पता लग जाता है सब कुछ। आजकल ऑनलाइन प्याज 5 रुपए में मिल रहे थे, तो करण के मना करने के बाद भी इतने प्याज जमा कर लिए थे मैंने। 8-9 किलो प्याज हो गए थे। मुझे लग रहा था कहाँ इस्तेमाल करूंगी, और देखो बाबा जी ने खुद ही बेसन प्याज के पराठे मांग लिए। ऊपर से दीदी के ससुराल वाले भी आ गए, अब तो आराम से प्याज इस्तेमाल हो जाएंगे। जो लोग मेडिटेशन करते ना बेटा, उनको वैसे भी बहुत चीजों का अंदाजा लग जाता है। मुझे नहीं लगता ये प्याज वो खुद के लिए बनवा रहे हैं, पर अब कहा है तो कर ले तैयारी।
गीतांजलि बाबा जी के साथ साथ दोनों परिवार के लिए बेसन प्याज के बिना गेहूं के पराठे तैयार करने लगती है। बेसन के साथ सूजी लेकर उसमें हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, नमक और प्याज डालकर गीतांजलि आटा गूंथकर साइड में रख देती है। तभी फोन की घंटी बजती है। तू बाहर जा बहू, देख बाबा जी का फोन होगा, मैं पराठे सेकना शुरू करती हूँ। गीतांजलि फौरन हॉल में जाती है और फोन उठाती है। क्या बाबा जी ने आने का प्लान कैंसिल कर दिया? पर मैंने उनके कहे मुताबिक नाश्ता भी बना लिया है। उन्होंने कहा है ये नाश्ता पूरा घर कर ले, उसके बाद बाबा जी खुद आएंगे। गीतांजलि सभी को बेसन प्याज के पराठे परोसती है। अपने सामने बेसन प्याज के पराठे देखते ही कनिका उन पर टूट पड़ती है। अब जाकर लग रहा है कि सुकून का खाना मिला है। मुझे ना ज्यादा ना ही तेल ना ही बेकार के मसाले चाहिए, मुझे बस प्याज और लहसुन चाहिए था। अच्छा, अब मैं समझी तुझे बेसन की कढ़ी क्यों पसंद आई थी और तेरा जी प्याज खाने का क्यों कर रहा था। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बेकार में आप सबको कितनी तकलीफ हो गई हमारे कारण। बेसन प्याज के पराठे तो मैं बहू को बनाकर वहां भी खिला सकती थी। वैसे बाबा जी आज आने वाले थे और उनके सामने तुमने ये प्याज के पराठे क्यों बना दिए गीतांजलि? इतनी बड़ी गलती कैसे की? अरे बाबा जी ने कहा था, पर जैसे ही पराठे तैयार हुए बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था इन पराठों को खाते ही दीदी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान गए बाबा जी को। एक बार मेरा बच्चा हो जाए, उसका नामकरण तो पक्का मैं बाबा जी से ही करवाऊंगा। नाश्ता करने के बाद कनिका वापस से अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग बांध लेती है। इतनी जल्दी जा रही है बेटा, कुछ दिन और रुक लेती। देख लो मम्मी, मैं यहाँ रुक गई तो मेरे साथ मेरा पूरा ससुराल यहाँ रुक जाएगा। भाभी इतने लोगों का खाना बना लेगी क्या? ऐसा करते दीदी, आप निकलिए, हम यहाँ से आपके पीछे आते हैं। आपकी संध्या तो हम सबके लिए बेसन प्याज के पराठे बना ही लेगी ना। खुशी खुशी कनिका अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल लौट आती है।